नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये खेल समझिए है और खेल समझिए में आने वाले 2024 के चुनाव से पहले जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से वोटों को लेकर के रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, प्लान बनाए जा रहे हैं, किसके हिस्से में कितना वोट आएगा। और इसी बीच में नीतीश कुमार जी ने जो जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया, अब तो इस रिपोर्ट के आधार पर ये भी बहुत जल्द आपको जानने को मिल जाएगा कि शैक्षणिक स्थिति क्या है समाज में, किस जाति की क्या स्थिति है, कौन कितना धनवान है, किसके पास कितनी संपत्ति है। ये सारी चीज़ें अब खुल करके आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ 2024 के चुनाव को लेकर के अब रणनीतियाँ बनते बनते अचानक से नीतीश कुमार जी का वो प्लान जो है, वो प्लान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जी इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए थे, तो उनके कैलकुलेशन में जो आंकड़े थे वो थे कि महागठबंधन के पास कितना वोट है। तो लगभग महागठबंधन के पास 35-36% वोट नज़र आ रहा था, जिस पर नीतीश कुमार ये जान रहे थे कि अगर वो लीड करते हैं तो ये वोट उनके तरफ शिफ्ट करेगा और नरेंद्र मोदी से लड़ाई लेने के लिए ये वोट काफ़ी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी इतने वोट थे जिसके आधार पर वो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकें। दूसरा, उनके पास एक छवि थी जिसको लेकर के इस देश में कहीं भी वो स्वीकार्य थी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार बिहार से बाहर बहुत बड़ा नहीं था। अगर इक्का दुक्का कहीं जीत करके भी आए तो उनके विधायक टिक नहीं पाए और वो अलग दल में अपने आप को जोड़ लिए या फिर उस दल को ज्वाइन कर लिए। खैर, ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को अचानक से जब ये जातीय गणना के आंकड़े आए हैं, उसके बाद से एहसास होने लगा है कि आखिर होगा क्या। क्या नीतीश कुमार के तरफ वो वोट शिफ्ट होगा जिसकी अपेक्षा करके वो महागठबंधन के तरफ आए थे। अब ये सारी बातें जोड़ घटाव के हिसाब से शुरू हो गई हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी जिसके भी बुलावे पर जाएं वो सीधे वहां पहुंचते हैं, सिर्फ लालू प्रसाद जहां होते हैं वहां छोड़ करके। पिछले 2-3 दिनों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं और इन घटनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही है कि नीतीश कुमार जी आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं और अगर सोचते हैं तो इस सोचने के कारण क्या हो सकता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास 16% वोट है, लेकिन इस वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो गई है। सेंधमारी क्या हुई है? तो नीतीश कुमार जी के पास 8% वोट जो लौकुश समीकरण का था, वो बिना किसी रोक टोक के उनके पास सीधे पहुंच जाता था। हालांकि लौकुश समाज के नेता अधिक जीत करके किसी भी दल में आए, लेकिन वोट नीतीश कुमार को ही मिलता था। नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा था कि उनके पास जो ये 8% वोट है और 8% और भी ईबीसी का, अन्य जो जातियां हैं उनका, अन्य वर्ग हैं उनका, सवर्णों का, दलितों का, ये जो वोट बैंक उनके साथ मिल करके आता है, दलित महादलित के बाद महादलितों का वोट जो उनके तरफ जाता है, वो वोट उनको स्थापित रखता है। लेकिन अब जब कि ये सब कुछ सामने आ गया और ये तय हो गया कि 14% यादव वोट है, यादवी जाति की जनसंख्या है, तो इस जनसंख्या के आधार पर नीतीश कुमार ये तय करने में लग गए हैं कि क्या ये वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र होगा और ये वोट उनके लालू प्रसाद के साथ रहते हुए या तेजस्वी यादव को बिना कुर्सी दिए हुए क्या उनके तरफ ट्रांसफ़र होगा। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब लगातार नीतीश कुमार खोज रहे हैं और इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं सहरसा। आनंद मोहन एक वोट बैंक जो है सवर्णों का, उसमें से एक हिस्सा उनके पास भी है, जैसा कि राजपूतों के वोट के बारे में कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये नीतीश कुमार को लगता है कि पहले से उनके खेमे में राजपूत समाज के नेता हैं, मजबूत नेता हैं जो वोटों को ट्रांसफ़र भी कराते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आनंद मोहन के आ जाने से स्थितियां बदलेंगी? जो वोट उनका उधर कम हो रहा है 4% कुशवाहा समाज वाला, वो वोट क्या उनके तरफ जुड़ेगा? इस बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि फूलपुर में जो जातीय समीकरण है उसमें नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल फिट बैठते हैं और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ नीतीश कुमार की जाति से ही जीत करके सांसद आते रहे हैं।
यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से लोग आकर के नीतीश कुमार से निहोरा भी कर गए, निमंत्रण भी दे गए, आग्रह भी कर गए। तो क्या इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार कोई मंथन कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू के वोट बैंक की सवारी नीतीश को पड़ेगी भारी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक एंगल था जहां नीतीश कुमार बार बार डराते थे लालू प्रसाद की कि उधर चले जाएंगे। हालांकि ये रास्ता परमानेंट बंद नहीं होता है और इस तरह की परमानेंट कोई बात होती भी नहीं है। तो दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के पास जो उनका सबसे मजबूत शस्त्र था वो था कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में रहते हैं तो भाजपा का डर दिखाते हैं, जब भाजपा में रहते हैं तो महागठबंधन का डर दिखाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार इकाई है उसने नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह से डोर क्लोज कर दिया है और इस डोर क्लोज करने के बाद अब नीतीश कुमार के लिए ये मंथन करना जरूरी हो गया है कि उधर जब उनके पास नहीं जाने का कोई रास्ता बनता हो या फिर उधर नहीं जाने की स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वोट ट्रांसफर कैसे होगा और नीतीश कुमार वो 16% वोट अपने पास कैसे ले आएंगे जिससे कि वो आगे सत्ता में बने रहें और आने वाले समय में 2024 और 25 में अपने हिसाब से फिर चीज़ों को बदल सके जैसा कि अब तक बदलते आ रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी कई तरह की समस्याएं आपको नजर आई होंगी। हालांकि 2 दिन पहले देखा गया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ गए सहरसा। आपको पता है कि आनंद मोहन के साथ ललन सिंह के रिश्ते किस तरह से हैं। ललन सिंह ही वो शख्स हैं जो आनंद मोहन को जदयू में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं शुरू से। अब ये सारी बातें घुमा फिरा करके फिर वहीं आ जाती है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा ने अपना गेम सेट कर लिया है और दोनों ने नीतीश कुमार को किनारा कर दिया है। हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है कि नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी तो उनको देने नहीं जा रहे हैं। तो वहीं एक बात और सामने नजर आ रही है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। तो नीतीश कुमार न तो महागठबंधन के साथ रह सकते हैं और न भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद की जो वोट बैंक की सवारी है उसकी वो करेंगे या फिर अपने लिए कोई रास्ता चुनेंगे? नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो वोट बैंक की जो गणित है उस गणित को अगर अलग अलग खाने में रखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके अपने वोट बैंक को साधने में लग गई है। कांग्रेस का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है कभी 4%, कभी 3%, कभी 8%, इस तरह से वोट लाती गई है। तो कांस्टेंट अगर मान लिया जाए तो कांग्रेस का वोट अगर 5% भी आता है तो 33% वोट जो है वो MY समीकरण का जुड़ रहा है, यानी सब मिलाकर के ये 38% हो जाता है। तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो जैसा कि कहा जाता है कि सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है और अब तक जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में ये बातें नज़र आती हैं। तो अगर ऐसा होता है सवर्णों का वोट जाता है तो सवर्णों के 15% वोट में से आप मान के चलिए कि 12% वोट, 3% आप हटा देते हैं। अगर उसमें मुस्लिम समाज के सवर्ण हैं या अन्य हैं तो उसको हटा देते हैं तो 12% वोट ये हो जाता है। और दलितों का 20% वोट, दलितों के वोट के बारे में भी कहा जाता है कि चूंकि नीतीश कुमार उस खेमे में हैं तो वो वोट इधर ट्रांसफर होकर नहीं आएगा, यानी 32% वोट ये हो जाता है। तो दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। अब इस पलड़े में कौन कितना ज़्यादा अपने वोट बैंक को साध सकता है, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा वर्ग जो है वो ईवीसी बन जाता है। ईवीसी का वोट किसके तरफ जाएगा? तो ईवीसी में भी अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार से नाराज ईवीसी, उनके जातीय गणना के आंकड़े से नाराज ये ईवीसी समाज जो है वो आंदोलन लगातार कर रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के खेमे में होने से भी नाराजगी है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण के वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा मजबूत कर लिया है, यानी ओबीसी में जो 27% ओबीसी है उसमें 14% तो निकल के उधर चले गए, बाकी 13% वोट कहां जाएगा?
यानी 13% जो शेष लोग हैं, शेष जातियां हैं, वो कहाँ जाएंगी। तो उसी वोट की मारामारी है और बाकी के 36% जो ईबीसी हैं उसी पर विशेष मारामारी है। थोड़ा हो सकता है कि इधर से वोट उधर चला जाए या थोड़ा हो सकता है उधर से इधर चल जाए। जो कुछ यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी के से प्रेम है, कई यादव नेता हैं जो कुछ वोटों को ट्रांसफर करा लेंगे, तो उसकी बात कर लें, या फिर लौकुश समीकरण का जो वोट है कुछ उधर ट्रांसफर हो जाए। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके एक बात साफ कर रही हैं कि ये लड़ाई कांटे की है। अब इसमें नीतीश कुमार की परिस्थिति और स्थिति कहाँ है, कहाँ नीतीश कुमार अपने आप को देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए अपने 16% वोटों को लाना बहुत जरूरी है। जब आंकड़ों की बात करते हैं तो 2014 में 2 ही सीट आने के बाद नीतीश कुमार को 16% के आसपास वोट मिले थे। तो वहीं आप देखे होंगे कि एनडीए गठबंधन को 53% वोट आए थे, जिसमें उसने 2019 में 39 सीटें जीती थी, जबकि इस समय 2019 में जनता दल यूनाइटेड को 21.8% वोट मिला था। तो वहीं सीटें जो जीत करके आए थे वो 16 जीत करके आए थे, यानी वोटों में इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 4% के आसपास इजाफा हुआ था। और उस 4% में सीटों की संख्या आपको पता है कितना बढ़ गया था। इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर हुआ था। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो उनके आंकड़े आप देख लीजिए कि लगभग वही 16 से 17% वोट आया था और सीटें 43 आई थी। ये सारे आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद के वोट बैंक पर भरोसा करके उसकी सवारी करके नीतीश कुमार 2024 का समर नहीं जीत पाएंगे। उसके लिए उनको अलग से व्यवस्था करनी होगी या फिर इन दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। ये तब संभव हो सकता है जब नीतीश कुमार गैर भाजपा या फिर गैर राजद से अपना नाता रखें, यानी दोनों से अलग अपने लिए एक रास्ता तैयार करें। अब ये सारी बातें साफ बता रही हैं कि 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए 31 सीटें जीत करके आई थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली सीटें 31 सीट जीतने के समय में नीतीश कुमार वहां नहीं थे। नीतीश कुमार मात्र 2 सीट जीत करके आए थे। उनके सीटों को अगर जोड़ लेते हैं तो 33 सीट होता है, लेकिन 2019 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, 40 में से 39 सीटें जीत करके आए, वोट का प्रतिशत भी बढ़ा। तो वहीं अब 2024 में इसे दोहराना न तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा और न नीतीश कुमार के लिए। लेकिन जो समीकरण बने हैं उस समीकरण के हिसाब से अगर जातीय गणना के रिपोर्ट को नज़र में रखा जाए तो एक बात साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार के लिए अब अपने लिए रास्ता नया बनाना पड़ेगा। खास करके ईबीसी जो वर्ग है उसको मनाना पड़ेगा, और जिस तरह से सवर्णों को मनाने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले या आने वाले एक आध महीने में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के भीतर चर्चा का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इसकी तैयारी में नीतीश कुमार लग गए हैं। उन्हें अपने 16% वोट हर हाल में चाहिए, और उस वोट को अपने पाले में रखने के लिए नीतीश कुमार तैयारियां शुरू कर चुके हैं, हाथ पांव मारना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार कभी भी लालू प्रसाद के वोट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को कुर्सी नहीं सौंपी है, इसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन उनके साथ परिस्थितियां हैं कि वो उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के खेल समझिए में आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।